एपिसोड 161 टू 170। हालांकि बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन अर्जुन चौहान ऐसा व्यक्ति था जो स्वाभाविक रूप से अकेले ही पूरी बातचीत संभाल सकता था, खासतौर पर इस बार की उस आर्थिक इतिहास की घटना को लेकर जिसने अंतर्राष्ट्रीय विवाद को जन्म दिया था। कई लोग अर्जुन चौहान से पूछ रहे थे कि क्या ये सब एक योजनाबद्ध प्रचार अभियान था। कुछ तो यहाँ तक संदेह कर रहे थे कि अर्जुन चौहान ने जो बैंक जमा की जानकारी सार्वजनिक की थी वह फर्जी थी, और किन देश में जो अचानक आर्थिक बदलाव हुआ था वह बस एक आंतरिक उथल-पुथल थी जिसका अर्जुन से कोई लेना देना नहीं था। वे अनुमान लगा रहे थे कि अर्जुन ने बस मौके का फायदा उठाकर दोबारा प्रचार पा लिया। ऐसे संदेहों का सामना करते हुए अर्जुन बस हल्के से मुस्कुराया। उसे पता था कि आज के बाद ये सब लोग अपने गंदे मुंह खुद बंद कर लेंगे। कोई फिर से आ रहा है, कोई पुरुष है, क्या बिग बैंग कॉम्बो वाला ग्रुप है? नहीं नहीं, ये सब तो मोटे पतले और सर्दियों की लौकी जितने छोटे कद के लोग हैं। वो ग्रुप तो नहीं हो सकता। देखो कितने लोग हैं। जैसे ही दर्शक थोड़े बोर हो रहे थे, एक ग्रुप छत पर आ पहुंचा। दो लोग आगे आगे चल रहे थे, बाकी दर्जनों लोग सिर झुकाए ऐसे चले आ रहे थे जैसे कोई भारी गलती कर बैठे हों। तुम कैमरा इनके चेहरे पास से दिखाओ, अर्जुन ने कैमरा ऑपरेटर से कहा, जो इस लाइव स्ट्रीम का खास फिल्मांकन कर रहा था। कैमरे ने एक एक करके सबके चेहरे दिखाए और सौम्य रोशनी में दर्शकों को इन सभी का चेहरा ठीक से नजर आने लगा। ये कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्जुन अब कौन सा रहस्य बेच रहा है? रुको जरा, मैं इस इंसान को पहचानता हूँ। लाइव स्ट्रीम में हमेशा कुछ जानकार मौजूद रहते हैं। ये तो सुनील शर्मा है किनक्यू देश से। मेरे पापा अक्सर किनक्यू न्यूज देखते हैं, कोई शक नहीं, यही हैं। इस जानकारी के बाद नेटिजन्स ने तुरंत सर्च करना शुरू कर दिया, और सचमुच किनक्यू देश में ऐसा व्यक्ति मौजूद था, और तुलना करने पर चेहरा भी वही था। ये तो बहुत जबरदस्त हैं। इनके कार्यकाल में किनक्यू देश की आर्थिक वृद्धि रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। प्रति व्यक्ति जीडीपी $18,000 से बढ़कर $31,000 हो गई थी, लगभग टॉप 10 देशों में शामिल हो चुका था। वाह, मुझे किनक्यू देश पसंद नहीं है, लेकिन लगता है ये सुनील शर्मा वाकई सक्षम हैं। ये यहाँ क्या करने आए हैं? देखो कितनी झूठी मुस्कान है। लग रहा है जैसे खुशामदी अंदाज में मुस्कुरा रहे हैं। कुत्ते जैसी मुस्कान है भाई। गलत सोच रहे हो, ये तो वित्त मंत्रालय के लोग हैं जो खुद आए हैं और विनम्रता से झुके हुए हैं। क्या अर्जुन से माफ़ी मांगने आए हैं? मुमकिन है। सुना है कि किनक्यू देश के बैंक जनता द्वारा खाली किए जा रहे हैं। अगर अर्जुन अब कोई कड़ा कदम उठाए तो सब बर्बाद। भाई वाह, प्रोफेशनल मूव। श्रीमान अर्जुन, जैसा आपने आदेश दिया था, मैंने सभी उन लोगों को ला दिया है जिन्होंने ऑनलाइन आपकी बदनामी की थी। सुनील शर्मा ने कहा। बस यही कुछ लोग हैं? अर्जुन ने पूछा। कैमरा फिर से उन दर्जनों लोगों के चेहरों पर गया। हर एक ने सिर झुकाया हुआ था, जैसे किसी ने उनकी आत्मा छीन ली हो। उस गंजे को पहचानता हूँ, वह क्विन बैरवाज है, किनक्यू यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र का प्रोफेसर। वो दूसरा भी देखा है मैंने, वो भी प्रोफेसर है, कोई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच का संचालन करता है। अब समझ में आया, ये सभी वही लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन अर्जुन को धोखेबाज कहा था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? किनक्यू देश का वित्त मंत्रालय खुद इन लोगों को अर्जुन के सामने सौंप रहा है। क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? ये तो उनके देश के नागरिक हैं, वो भी प्रोफेसर। क्या इन्हें इस तरह सौंप देना ठीक है? लगता है अर्जुन ने इन दिनों किनक्यू देश में तूफान खड़ा कर दिया है। अभी सुनील शर्मा ने खुद ही कबूल किया कि इन लोगों ने अर्जुन को नाराज़ किया था। ऐसे घमंडी किनक्यू के लोग अपने ही राष्ट्रीय प्रोफेसरों को यूं नहीं सौंपते जब तक कुछ विशेष न हुआ हो। श्रीमान अर्जुन, ये वही लोग हैं जिन्होंने आर्थिक मॉडल पर झूठ फैलाया और आपकी छवि को ठेस पहुंचाई। हमारी पुनः शिक्षा के बाद इन्होंने अपनी गलती समझ ली है और आज आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। 66,666 महाकाव्य जीत। मैंने कहा था, ऐसी जबरदस्त आर्थिक तबाही किनक्यू के लोग तो नहीं कर सकते। उनके आर्थिक मॉडल तो थे ही नहीं। ध्यान से देखो, हर शब्द महत्वपूर्ण है। उनके चेहरे की मुड़नी देखो, कितनी भयानक शिक्षा मिली है इन्हें। ... तुम ही लोग हो जिन्होंने मेरी बदनामी फैलाई। अर्जुन धीरे धीरे उन लोगों के सामने चलते हुए बोला। वो आर्थिक मॉडल किसका था, तुम्हारा या तुम्हारा? मुझे ठग कहा था, है ना? मुझसे माफ़ी मांगने की मांग कर रहे थे। चलो अब बोलो, सुन लो, मेरे पास केवल किनक्यू देश में 34 ट्रिलियन किनक्यू मुद्रा की जमा राशि है, 30 ट्रिलियन की ज़मीन है, और ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारी मुद्रा 3 दिनों में ही 17% गिर गई है। अगर तुम अभी भी मेरी ताकत पर शक कर रहे हो तो बोलते रहो। नहीं ना, यकीन नहीं है कि मैं कर सकता हूँ। हा, कितना खतरनाक लहजा है। ये तो सीधा दिल पर वार है। भाई 34 ट्रिलियन की जमा और 30 ट्रिलियन की ज़मीन, यानी कई ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ऐसा हमला तो अमेरिका भी न झेल पाए। अब से अगर कोई बोलेगा कि मालिक अर्जुन कुछ नहीं कर सकते तो मैं खुद उसका सिर काट दूंगा। पापा... श्रीमान अर्जुन, हमसे गलती हो गई।
हमें आपकी प्रतिष्ठा पर चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। वो आर्थिक मॉडल तो हमने यूं ही गढ़ लिया था। हमें भी अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि चाहिए थी, कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि आपके दादाजी में इतनी शक्ति थी कि वो आर्थिक संकट खड़ा कर सकें। हम बहुत अल्पदृष्टि थे। अर्जुन की पूछताछ और सरकारी दबाव के बीच इन अर्थशास्त्रियों को झुकना ही पड़ा। अर्जुन की संपत्ति देखकर अब उन्हें सचमुच यकीन हो गया था कि शायद ये आर्थिक संकट वाकई उनके दादा की योजना रही होगी। सिर्फ किंक्यू देश में ही उनके पास कई ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति थी और वो खाते दशकों से अस्तित्व में थे। इसका मतलब था कि अर्जुन के दादा के समय से ही उनका परिवार धनकुबेर था। ऐसा परिवार दुनिया में कभी भी आर्थिक संकट ला सकता है। तुम लोगों का पश्चाताप स्वीकार है। अर्जुन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अब सबको समझ में आ गया ना? हाँ, समझ में आ गया। और तुम, प्रतिनिधि सुनील? मैं भी मानता हूँ। ठीक है, तो अब फालतू बातें बंद करो और आज के असली विषय पर आओ। अर्जुन ने कैमरे की तरफ देखकर कहा। क्या यही मुख्य विषय नहीं था? दर्शकों की नज़र में ये तो अब तक का सबसे चौंकाने वाला दृश्य था। क्या इससे भी कुछ बड़ा आ सकता है? हा, तैयार हो जाओ दोस्तों। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे कमेंट्स में से 200 लोगों को यादृच्छिक रूप से चुनकर रेड पैकेट भेजूंगा। अर्जुन ने कहा और अचानक उसके हाथ में एक छड़ी आ गई। ठीक है, अब विजय गीत गाना शुरू करो। अर्जुन ने सुनील शर्मा की ओर इशारा किया। तुम भी गाओगे क्या? मैं अच्छा। सुनील शर्मा के चेहरे पर निराशा थी। जीनत, संगीत बजाओ। 1 2 शुरू करो। बस ऐसे ही तुमने मुझे जीत लिया। मेरी सारी वापसी के रास्ते काट दिए। ... हा, क्या बात है। कमाल कर दिया। असली विजय गीत, इतना घातक और स्टाइलिश। हा, सिर झुकाकर सलाम करता हूँ। मालिक अर्जुन, देखिए क्या मेरा घुटनों पर बैठना सही स्टाइल में है। ओप्पा, जरूर दोबारा आना। हाँ, हम सब आपको बहुत याद करेंगे। क्यूवन हवाई अड्डे पर लीजीउन और बाकी सब लोग भारी मन से अर्जुन चौहान को विदाई दे रहे थे। हालांकि अर्जुन चौहान ने वादा किया था कि वह अक्सर आएगा, लेकिन सभी जानते थे कि उसे दोबारा देख पाना आसान नहीं होगा। वे उस युवा को कभी नहीं भूल सकते थे जिसने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी थी। श्रीमान अर्जुन, आपकी यात्रा शुभ हो। किंक्यू देश की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए सुनील शर्मा भी अर्जुन चौहान को विदा करने आए थे। आखिरकार ये संकट का संकेत देने वाला अब जा रहा था। उस लाइव प्रसारण को कई दिन बीत चुके थे, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी गहराई से महसूस किया जा रहा था। अर्जुन चौहान ने इस एक कदम से पूरे विश्व को साबित कर दिया था कि उनके परिवार में वाकई इतनी शक्ति है कि वे विश्व आर्थिक संकट को जन्म दे सकते हैं। हालांकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था, लेकिन अर्जुन द्वारा प्रदर्शित आर्थिक ताकत स्वयं में पर्याप्त थी। इसलिए अब यह साबित करने की जरूरत नहीं थी कि यह सब उनके दादा द्वारा रचा गया था। जहां तक किंक्यू देश की बात है, वह तो अब वैश्विक मजाक का विषय बन चुका था। विजय गीत जैसा एक साधारण गीत भी अचानक पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया। गलियों और नुक्कड़ों में भी उसकी धुनें गूंजने लगी और गायक तो जैसे सबसे बड़ा विजेता बन गया। चिंता मत करो, मेरी यात्रा तो बड़ी ही आरामदायक रहेगी। अर्जुन चौहान मुस्कराते हुए बोले। भले ही कोई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से उनके विमान को निशाना बनाता, लेकिन जब तक उनके साथ ये यशपाल है तब तक उन्हें कोई खतरा नहीं था। और हाँ, एक बात और, उन्होंने केवल उन लोगों को सुनाई देने वाली आवाज में कहा, मेरे साथ कोई चालबाजी करने का सोचो भी मत, उसके परिणाम तुम झेल नहीं पाओगे। श्रीमान अर्जुन, आपका हास्य बोध कमाल का है। हम भविष्य में आपको अपना सबसे प्रतिष्ठित अतिथि मानेंगे। जब अगली बार आप किंक्यू देश आएंगे तो हम आपको सबसे उच्च मानक पर आतिथ्य देंगे। ओह, ऐसा है क्या? उम्मीद करता हूं कि अगली बार तुम्हें देख पाऊं। अर्जुन ने एक रहस्यमयी टिप्पणी की। फर्राटे की आवाज के साथ विमान क्षितिज के पार अदृश्य हो गया। उसका क्या मतलब था? कहीं कोई सूचना लीक तो नहीं हो गई? सुनील शर्मा ने अपने सहायक से पूछा। असंभव, यह आदेश स्वयं राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है और केवल 5 लोगों को इसकी जानकारी है। वे सभी सबसे विश्वसनीय हैं, असफलता की कोई संभावना नहीं। अर्जुन चौहान, तुम्हारा अस्तित्व ही हमारे किंक्यू देश के लिए एक स्थायी खतरा है। तुमने जो बोया है वही अब काटोगे। तुम्हारी मौत के लिए हमें दोष मत देना। सुनील शर्मा ने व्यंग्य से कहा। सब कुछ तैयार है। हाँ, सब कुछ सेट है। कैसे करेंगे वे? कोई भी सुराग नहीं छूटना चाहिए, वरना किंक्यू देश की छवि पर असर पड़ेगा। प्रतिनिधि महोदय, इस बार हमने पवन घोंसला से संपर्क किया है। पवन घोंसला? सुनील शर्मा की आवाज़ ये नाम सुनते ही धीमी पड़ गई। तुम लोग उनसे संपर्क कर पाए? ये नाम आम लोगों के लिए अनजान था, लेकिन सुनील शर्मा जैसे उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए भय का प्रतीक था। यह एक वैश्विक हत्यारा संगठन था जिसमें केवल 7 सदस्य थे, लेकिन यह अफवाह थी कि इन 7 में असाधारण क्षमताएं थीं जो सामान्य मनुष्यों की कल्पना से परे थीं। इनका कोई राष्ट्रीयता, लिंग या निश्चित पहचान नहीं थी, यहाँ तक कि कई लोग मानते थे कि ये इस दुनिया में मौजूद ही नहीं हैं।
ये संगठन उस समय से अस्तित्व में था जब भारत देश भी पूरी तरह संगठित नहीं था। अब तक उन्होंने 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों की हत्या की थी और उनका असफलता रिकॉर्ड केवल एक बार था। ये नाम उच्च गोपनीय अंतर्राष्ट्रीय सर्कल में तब चर्चित हुआ जब उन्होंने एक वैश्विक आतंकी संगठन को जड़ से मिटा दिया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनसे संपर्क कैसे किया जाए, कम से कम किन देश तो नहीं जानता था। मूल रूप से मैंने एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय हत्यारा संगठन से संपर्क किया था। योजना थी कि उस देश के मिसाइल सिस्टम को हैक कर अर्जुन के विमान को मार गिराया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि यह बहुत जोखिम भरा है। इसके बजाय उन्होंने मुझे पवन घोंसला से संपर्क कराने का प्रस्ताव दिया। क्या सौभाग्य है! सुनील शर्मा का चेहरा आश्चर्य से चमक उठा। कितना मांग रहे हैं? 200 अरब अमेरिकी डॉलर। ये लोग वाकई सख्त सौदेबाज हैं। सुनील शर्मा को कीमत पर आश्चर्य नहीं हुआ। अर्जुन चौहान की जान के लिए ये कीमत उचित थी। उन्हें दे दो, मेरी सिर्फ एक शर्त है, अर्जुन चौहान जीवित भारत न लौटे। इस बार अर्जुन से निपटने के लिए सुनील शर्मा को 200 अरब डॉलर तक का संसाधन खर्च करने की अनुमति मिली थी। यह एक तरह से सब कुछ दांव पर लगाने जैसा था। अर्जुन चौहान, भारतवर्ष को चुनौती देना तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता थी। तुम्हारे पास धन तो है, लेकिन जिंदा रहना जरूरी है उसे खर्च करने के लिए। ... विमान के अंदर अर्जुन चौहान आराम से टांग पर टांग रखकर मेरा त्रिकाय नामक पुस्तक पढ़ रहे थे। तस्क ब्लॉकों से बनी फिल्म भी दिल धड़का देती है। असली फिल्म का क्या असर होगा, सोचकर ही रोमांच हो रहा है। अर्जुन पूरी तरह कहानी में डूबे थे, जैसे उन्हें लौटने के रास्ते में आने वाले खतरों की कोई परवाह नहीं थी। श्रीमान अर्जुन, आपने मुझे उसे मारने क्यों नहीं दिया? यशपाल अर्जुन के पीछे प्रकट हुए। ऐसे ही खत्म कर देना, कहाँ मजा है उसमें? मैं तो देखना चाहता हूं कि उसने मुझे मारने के लिए किसे बुलाया है। अर्जुन हंसते हुए बोले, असल में जैसे ही सुनील शर्मा ने अर्जुन को मरवाने के लिए किसी को किराए पर लिया, उन्हें तुरंत सूचना मिल गई थी। ये पवन घोंसला दरअसल म्यूटेंट्स विकसित मानवों का संगठन था। ये वो लोग थे जो 70 साल पहले एक गुप्त मानव परमाणु प्रयोग में सफल परीक्षण विषय बने थे। 17,000 में से केवल 7 ही जीवित बचे थे। परमाणु विकिरण ने उनके शरीर को बदल डाला और वे असाधारण शक्तियों वाले बन गए। जब वे पैदा हुए, वे अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सके और प्रयोगशाला को ध्वस्त कर दिया। और चूंकि वे समान प्रकृति के थे, वे साथ रहना सीख गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वे सामान्य समाज में फिट नहीं बैठते। यशपाल, ये लोग कितने शक्तिशाली हैं। सामान्य लोगों के लिए ये देवताओं और राक्षसों जैसे हैं, यशपाल ने उत्तर दिया। और तुम्हारे लिए जैसे 7 कद्दू भाइयों जैसे लगते हैं। हा, निर्दयी हो तुम, अर्जुन ने कहा और यशपाल के जवाब से पूरी तरह निश्चिंत हो गए। अगर लड़ाई हो जाए तो सावधानी बरतना, यह विमान बहुत महंगा है। निश्चिंत रहिए श्रीमान अर्जुन, बस एक तृतीय श्रेणी म्यूटेंट ही आ रहा है। श्रेणियां भी होती हैं, तो क्या पंचम श्रेणी भी होती है, जैसे अग्निकन्या और वायुकन्या? श्रीमान अर्जुन, आपने बहुत फिल्में देख ली हैं, पर हाँ, उनकी शक्तियां सच में होती हैं। तस्क अर्जुन ने सोफे पर अपनी स्थिति बदली और फिल्म देखने की मुद्रा में आ गए। अब तो उत्सुकता बढ़ती जा रही है। ... वो आ गया, यशपाल ने अचानक कहा। पहले तुम छुप जाओ, सिर्फ तब निकलना जब मुझे खतरा हो। खुद को जाहिर मत करना, मजा बिगड़ जाएगा, अर्जुन ने आदेश दिया। जी। यशपाल ने सिर हिलाया और अर्जुन के पीछे अदृश्य हो गए। अब वहां केवल अर्जुन और होंगिता रह गए। आओ होंगिता, मेरे पास बैठो, चलो शो का आनंद लेते हैं। शून जैसे बिजली का गोला, 1 मीटर व्यास की गोल रोशनी अर्जुन के सामने प्रकट हुई, जिसके भीतर धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। तालियां। अर्जुन खुद को रोक नहीं सके। वाह, क्या दृश्य है। क्षण एक सिक्का सोरेन के सामने आकर गिरा। भाई, क्या तुम थॉर हो? फिर से करो ना, ये क्या हो रहा है? सोरेन चौंक गया। इस बार उसका निशाना तो जैसे पहले से जानता था कि वह आ रहा है। और ऐसे अलौकिक दृश्य देखकर सामान्य लोग डर के मारे कांप जाते हैं। लेकिन उसने तो सिक्का फेंक दिया। क्या वह उसे चिड़ियाघर का बंदर समझ रहा है? उसका लक्ष्य न केवल शांत था, बल्कि उत्साहित भी दिख रहा था। यहाँ तक कि वह आनंदित हो रहा था। अचानक सोरेन के दिल में एक भयावह पूर्वाभास उठ खड़ा हुआ। श्रीमान अर्जुन, उसका नाम सोरेंस है और उसका जन्म इंग्लैंड के एक छोटे से खेत में हुआ था। जब वह 7 साल का था, तब उस संगठन ने उसे अगवा कर लिया और उसे 12 वर्षों तक एक प्रयोगशाला में अमानवीय यातनाएं दी गईं। वह अब एक तृतीय स्तर का म्यूटेंट है। वह तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति जैसा दिखता है। अर्जुन चौहान ने सोरेंस की ओर देखा। यशपाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सोरेंस की उम्र 70-80 वर्ष होनी चाहिए थी, लेकिन वह तो केवल 25-30 वर्ष का प्रतीत हो रहा था। सोरेंस के सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं। वह लगभग 175 सेमी लंबा था, न तो बहुत लंबा और न ही भारी भरकम, बल्कि कुछ हद तक पतला ही दिखता था। फिर भी उसके सामने खड़े होकर अर्जुन चौहान को तीव्र दबाव महसूस हुआ।
उनके चारों ओर की हवा बेहद सूखी हो गई थी और हल्की हल्की बिजली की चरमराहट भी सुनाई दे रही थी। दरअसल अर्जुन एक विमान में थे और यह विमान के लिए बेहद खतरनाक था। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विमान के उपकरणों को बिगाड़ सकते थे, जो घातक हो सकता था। क्या वह वाकई आधी सदी पहले का है? अर्जुन सोच में पड़ गए, क्योंकि सोरेंस तो उनके ही उम्र का लग रहा था। उसके कोशिकाओं को परमाणु विकिरण द्वारा परिवर्तित किया गया था, जिससे उसकी माइटोकॉन्ड्रिया की क्षमता बहुत बढ़ गई और मानवीय वृद्धावस्था की प्रक्रिया अत्यंत धीमी हो गई। इसके साथ ही उसमें विद्युत मछली जैसी कोशिकाएं उत्पन्न हुईं, लेकिन कहीं अधिक जटिल संरचना के साथ, यशपाल ने समझाया। यदि श्रीमान अर्जुन चाहें तो जैव विज्ञान में गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। तुम मुझे मेरा काम सिखा रहे हो क्या? अर्जुन ने आंखें घुमाईं, लेकिन स्वीकार किया कि वह अब इस विषय में थोड़ी दिलचस्पी लेने लगे थे। क्यों न मास्टर डिग्री के लिए प्रयास किया जाए? अर्जुन ने अचानक सोचा। उन्हें काम करने की जरूरत नहीं थी, तो क्यों न कुछ साल और पढ़ाई की जाए। महामारी के कारण स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा अगले मार्च तक टल चुकी थी, इसलिए अर्जुन के पास आवेदन का पर्याप्त समय था। यह आखिरकार क्या रहा है? सोरेंस ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। ये युवक न तो डरा हुआ लग रहा था, बल्कि जैसे कहीं खोया हुआ था। वह एक म्यूटेंट था, एक हत्यारा, और वह भी अर्जुन को मारने आया था। क्या कम से कम थोड़ी इज्जत नहीं बनती थी? क्या तुम अर्जुन चौहान हो? सोरेंस आखिरकार खुद को रोक नहीं सका। हाँ, मैं ही हूँ। क्या काम है? अर्जुन ने बैठने की मुद्रा भी नहीं बदली और बड़ी लापरवाही से अंगूर अपने मुंह में डाल दिया। सोरेंस के चेहरे पर झटका आया। ये दृश्य तो उसके अनुमान के बिल्कुल विपरीत था। अब तक तो उसकी रहस्यमय और अचानक उपस्थिति भर से लोग कांपने लगते थे। सोरेंस के शरीर में उसकी कोशिकाएं एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती थीं, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को काटकर उसे हवा में उड़ने की क्षमता देती थी, बिल्कुल किसी काल्पनिक सुपरहीरो मैग्नेटो जैसे। इतना ही नहीं, उसकी कोशिकाएं विद्युत प्रवाह के जरिए आपस में जुड़कर परमाणु स्तर पर कंपन कर सकती थीं। यह एक अत्यंत घातक प्रक्रिया थी। इस विद्युत क्षेत्र के कारण उसके परमाणु एक निश्चित दूरी बनाए रखते, जिससे वह घनी ठोस वस्तुओं के आर पार जा सकता था। बाहर से देखने वालों के लिए ये शक्तियां किसी चमत्कार से कम नहीं थीं। हर कोई जिसे उसने मारा था, मौत के वक्त दया की भीख मांगता था। उनकी आखिरी नज़रें हमेशा डर और श्रद्धा से भरी होती थीं। लेकिन अर्जुन की आंखों में न तो डर था, न ही भय, बल्कि उल्टा कुछ मजाक का भाव था। सामान्य परिस्थितियों में पहला सवाल तो यही होता कि तुम कौन हो? उसे अचानक संदेह हुआ, क्या अर्जुन चौहान उसे पहचानता है? यह असंभव है। सोरेंस ने अपने विचारों को झटक दिया। उनके संगठन, पवन भोसला, की कार्यप्रणाली बेहद गोपनीय थी। संगठन के सदस्यों और चंद लोगों को ही इनके अस्तित्व की जानकारी थी। मैं तुम्हें मारने आया हूँ, सोरेंस ने ठंडे स्वर में कहा। पुफ! अर्जुन हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भाई, तुम तो बिल्कुल पेशेवर नहीं लगे। हमारे भारत में तो खलनायक इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि वे ज्यादा बोलते हैं। एक असली हत्यारा वही है जो कम बोले, ज्यादा करे। तुम तो खुद ही मार खाने की दावत दे रहे हो। शायद अपने बिगड़े बचपन के कारण सोरेंस को मौत से पहले लोगों की डरती निगाहें और चीखें सुनना अच्छा लगता था। वह कई बार अपने लक्ष्य को बिना भनक के मार सकता था, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। उसे पूरा यकीन था कि कोई भी उसके हाथ से नहीं बच सकता। लेकिन अर्जुन के सामने उसकी ये हरकतें अब बचकानी और हास्यास्पद लग रही थीं। चलो, अब नाटक खत्म। मैं अब और दिखावा नहीं करूंगा, अर्जुन ने अंगूर की गुठली थूकते हुए कहा। होंगिता, अगली बार मेरे लिए बीज रहित अंगूर लाना। बीज वाले खाकर थक जाता हूँ। ये सुनते ही सोरेंस को लगा जैसे उसकी पूरी सोच ही चूर चूर हो गई। कोई व्यक्ति उसकी जैसी घातक उपस्थिति के सामने कैसे ऐसे आराम से खा सकता है? क्या वह समझ रहा था कि सोरेंस वहां था भी? क्या सुनील शर्मा ने तुम्हें भेजा है? हरामजादा! सोरेंस के दिल में खलबली मच गई। क्या उसकी योजना उजागर हो गई? किसने किया ये? लेकिन यह असंभव था। पवन भोसला के सदस्य स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। कोई भी बाहरी उनकी योजनाओं को नहीं जान सकता था, जब तक कि वह खुद संगठन का न हो। लेकिन संगठन के लोग तो उसके भाई जैसे थे। उनमें कोई गद्दार नहीं हो सकता। घबराओ मत, किसी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम मेरी शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते, और आज तुम मुझे मार नहीं सकोगे। शायद तुम व्यर्थ ही आए हो, अर्जुन हंसते हुए बोले। वैसे उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं दुगना दूंगा अगर तुम उसे ही खत्म कर दो। हरामखोर! सोरेंस बुरी तरह अपमानित महसूस कर रहा था। अर्जुन के अलावा उस विमान में केवल 7 लोग और थे, एक कप्तान, एक सह पायलट और बाकी रखरखाव के कर्मचारी, सभी सामान्य लोग। अर्जुन तो सबसे साधारण लग रहा था, फिर भी उसमें ऐसा आत्मविश्वास कहाँ से आया? छोड़ो, तुम तो शायद मेरी बात मानोगे नहीं। तो फिर आज जाओ, मारो मुझे। अर्जुन ने सोफे पर पीछे टिकते हुए हताश भाव से इशारा किया। ये भारतीय क्या खेल खेल रहा है? क्या ये कोई पुरानी चाल है? सोरेंस ने सोचा। उसका अंतर्ज्ञान कह रहा था कि यह भारत का यह अमीर युवक कुछ छुपा रहा है। शून्य।
अर्जुन अचानक खड़ा हो गया, जिससे सोरेंस चौंक गया। हा, तो दिखावा भी डराने में काम आता है। अर्जुन हंस पड़े। हालांकि वह बाहर से शांत दिख रहे थे, लेकिन भीतर से वह बहुत ही घबराए हुए थे। उन्हें यशपाल की ताकत पर भरोसा था, लेकिन अगर वह बहुत आत्मविश्वासी हुआ और दुश्मन को कमज़ोर समझ बैठा तो? अगर यह नाटक असफल हो गया तो क्या वह मारे नहीं जाएंगे? और वे 10,000 मीटर की ऊंचाई पर थे। अगर यशपाल समय रहते सोरेंस को नहीं रोक सका और विमान को कुछ हो गया, तो अर्जुन के टुकड़े टुकड़े हो जाते। असल में अर्जुन के दिल में तनिक भी भरोसा नहीं था। चलो आओ मेरे सामने, अर्जुन ने खुद को मजबूती से बोलने के लिए कहा। यह सब दिखावा है, सोरेंस ने एक बार फिर पुष्टि की। इन लोगों के अलावा विमान में और कोई नहीं था। ये सब बस अर्जुन की चाल थी। धूर्त भारतीय, सोरेंस की आंखें सनकरी हो गईं। चाहे तुमने मेरी योजना कैसे भी जान ली हो, पर तुम अब मारे जाओगे। झज्झुझी, सोरेंस के शरीर से अचानक बिजली की लहरें निकलने लगी, और ये कोई मामूली स्थैतिक विद्युत नहीं थी, बल्कि उच्च वोल्टेज वाली चिंगारियां थीं। उस क्षण विमान के भीतर चेतावनी सायरन जोर जोर से बज उठे। नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह असफल हो चुकी थी। यशपाल, बाहर निकलो, नहीं तो मैं बिजली से झुलसकर मर जाऊंगा, अर्जुन चौहान ने हिस्टेरिया में चिल्लाया। सोरेंस के शरीर से फूटती बिजली की चिंगारियों ने पहले ही आसपास की वस्तुओं को चूर चूर कर दिया था। कप, टीवी और विमान की अंदरूनी दीवारों पर भी जलने के काले निशान बन चुके थे। हरामखोर, मेरी पेंटिंग, ये 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पेंटिंग थी, इसका पैसा कौन देगा? शापित हो, जानते हो ये क्या है? लिमिटेड एडिशन रेड वाइन है, पैसे देकर भी नहीं मिलती, और मैं तो बस एक घूंट ही पी पाया। हवा में भरी स्थैतिक बिजली ने अर्जुन चौहान के बाल खड़े कर दिए थे, और उन्हें अपनी त्वचा पर चुभन महसूस होने लगी थी। ये आदमी सच में राक्षस था, इंसान नहीं। श्रीमान अर्जुन, मैंने पहले ही कहा था कि यदि आप उसे अंदर आने से पहले ही निपटा देते तो ये सब नहीं होता। पर आपको तो बस शेख ही बघारनी थी। यशपाल की आवाज़ अर्जुन के पीछे से आई, कुछ निराश सी। अगले ही क्षण अर्जुन के चारों ओर एक अदृश्य बल क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जिसने उन्हें स्थैतिक बिजली से बचा लिया। वो चुभन और जलन जैसे गायब हो गई। मारो इसे, जोर से मारो। अर्जुन थोड़ा घबरा गए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी भूमिका अच्छी नहीं निभाई थी, और वह स्वीकार करते हैं कि वो अभी वाकई में डर गए थे। चाहे आप मानसिक रूप से तैयार भी हों, लेकिन जब आपके सामने ऐसा पिशाच आ जाए जो अपने शरीर से बिजली निकाल रहा हो जैसे कोई थॉर, तो कोई भी सामान्य नहीं रह सकता। हरामजादे, अर्जुन ने टूटे फूटे विमान के केबिन पर नजर डाली। इस घटना को तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी क्षण सोरेंस ने भी अपनी शक्ति का विस्फोट रोक दिया। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, ये डर की चरम अवस्था थी। वह कम से कम 2 मिनट तक इस विमान में था, और फिर भी उसे अर्जुन के अलावा किसी अन्य की उपस्थिति का आभास नहीं हुआ। क्या इसका मतलब यह था कि यह व्यक्ति उससे भी अधिक शक्तिशाली था? अन्यथा वह कैसे उसके ज्ञान से बच सकता था? एक म्यूटेंट होने के नाते सोरेंस की संवेदनशीलता सामान्य मानवों से कई गुना अधिक थी। किसी का उसकी जानकारी के बिना पास में होना असंभव था, जब तक कि वो भी उसी श्रेणी का न हो। क्या तुम भी म्यूटेंट हो? सोरेंस ने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भारत में कभी म्यूटेशन प्रयोग नहीं हुए। तो क्या तुम कोई स्वाभाविक रूप से जागृत मानसिक शक्तिधारी हो, या फिर कोई प्राचीन भारतीय योद्धा या साधक? इसमें तो लेट स्टेज चूनिबियो बीमारी है, अर्जुन ने होंगेता से फुसफुसाते हुए कहा। प्राचीन युद्धकला और साधना, ये तो बहुत उपन्यास पढ़ चुका है। होंगेता बस मुस्कुरा दी। अर्जुन की अतिरंजित प्रतिक्रिया से उसे कोई आपत्ति नहीं थी। नहीं, इनमें से कुछ नहीं, यशपाल ने सिर हिलाया। तृतीय स्तर का म्यूटेंट, लगभग चतुर्थ स्तर की शक्ति के करीब। परमाणु विकिरण से उत्पन्न बदलावों के माध्यम से इस तरह की शक्ति प्राप्त करना सच में प्रशंसनीय है। तुम हो कौन आखिर? सोरेंस ने पूछा। यशपाल उससे बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन न जाने क्यों वह उसके भीतर कुछ भी असामान्य महसूस नहीं कर पा रहा था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने कोई विशाल पर्वत खड़ा हो, एक अदृश्य दबाव जो उसकी सांसें रोक रहा था। मैं कौन हूँ, इसका कोई महत्व नहीं। अभी अभी श्रीमान अर्जुन ने कहा था कि वे तुम्हें धुनना चाहते हैं, तो अब मार खाने के लिए तैयार हो जाओ, यशपाल ने कहा। भारतवासी, तुम लोग बहुत घमंडी हो, सोरेंस ने कहा। जब से मुझे परमाणु विकिरण से शक्ति मिली है, मैं कभी भी किसी से नीचे नहीं रहा। लगता है तुम उसके अंगरक्षक हो, है ना? ऐसा ही समझ लो। तो पहले तुम्हें मारूंगा, फिर उसे। सोरेंस के शरीर में बिजली की धारा फिर से दौड़ पड़ी। हम तुम्हें श्रीमान अर्जुन का विमान दोबारा बर्बाद नहीं करने देंगे, यशपाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसी क्षण हवा में एक दिखाई देने वाली लहर उभरी और सीधा सोरेंस के चेहरे पर जा लगी। चटाक, तेज आवाज के साथ सोरेंस का शरीर जैसे किसी भारी ट्रक से टकराया हो वैसे उड़ गया। लेकिन उसके पीछे एक अदृश्य दीवार प्रकट हुई और वह उसी में जा टकराया। एक बड़ा आकार बनाते हुए वह हवा में लटक गया। अर्जुन की नज़र में, हाय राम, अर्जुन ने सिहरते हुए देखा कि सोरेंस का चेहरा लहूलुहान था, उसका गाल मानो टूट गया हो।
सोरेंस को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर पर भारी हथौड़े से प्रहार हुआ हो। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि यशपाल ने उस पर कौन सी तकनीक का प्रयोग किया, बस इतना जान पाया कि एक विशाल शक्ति ने उसका चेहरा कुचल दिया, उसके शरीर को तोड़ डाला और उसके आत्मबल को चूर चूर कर दिया। बस एक ही वार में उसने निष्कर्ष निकाल लिया, ये भारतीय युवक मेरे बस का नहीं है, भागो वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। जो थोड़ी चेतना बची थी उसने सबसे सही निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने शरीर की शक्ति को सक्रिय करने की कोशिश की, उसे भीतर ही भीतर एक दूसरी शक्ति का आभास हुआ। वो शक्ति जिसे वह पहले अपनी मर्जी से चलाता था अब उसके नियंत्रण में नहीं थी। व्यर्थ की कोशिश मत करो, तुम्हारी कोशिकाओं में मौजूद विकिरण शक्ति को मैंने पहले ही बंद कर दिया है, यशपाल ने कहा। श्रीमान अर्जुन, क्या इसे सीधे मार दूं? यशपाल ने पूछा। रुको, अर्जुन ने कहा, अरे तुमने अभी तक मेरा सवाल नहीं बताया, तुम्हें मुझे मारने के लिए कितने पैसे मिले? सोरेंस ने अपना सिर एक और फेर लिया, जैसे कि वह कुछ भी बताने का इरादा नहीं रखता था। अरे वाह, टफ मैन, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं, अर्जुन हंसते हुए बोले। यशपाल, बजाओ इसे। धड़ाक, फिर एक प्रहार सीधा सोरेंस के सीने पर पड़ा, जिससे उसकी पसलियां टूट गईं और छाती में गहरा गड्ढा बन गया। ख ख ख सोरेंस के मुंह से ताज़ा खून निकल पड़ा। अब भी नहीं बताएगा, जारी रखो यशपाल, पर मारना मत। धड़ाक धड़ाक डॉट डॉट डॉट, क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं, सुनो मैं सिखाता हूँ, नीचे वार करो। यशपाल के चेहरे पर झटका सा आया, उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतनी गंदी तरकीब बताएगा। मैं बताता हूँ। सोरेंस पूरी तरह टूट चुका था, मरते वक्त भी वह अपनी मर्दानगी बचाना चाहता था, अपनी पहचान की आखिरी निशानी। सुनील शर्मा ने, जो कि किंक्यू देश का है, तुम्हारी हत्या के बदले 200 अरब अमेरिकी डॉलर देने की पेशकश की थी। अगर उसे पता होता कि अर्जुन के साथ ऐसा राक्षस है तो 2 ट्रिलियन डॉलर में भी वह न आता। उसे क्या छोड़ो, इस राक्षसी भारतीय के सामने तो अगर पवन भोंसला के सारे 7 सदस्य भी आ जाएं, तब भी एक एक कर मर जाएंगे। हरामजादे, अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा, मैं क्या सिर्फ 200 अरब डॉलर का हूँ? सोरेंस के खून से सने चेहरे पर अत्यंत विस्मय था। क्या इस आदमी का दिमाग ठीक है? कोई उसकी हत्या की कोशिश कर रहा है और वह गुस्सा इसलिए है कि उस पर इनाम कम रखा गया है। होंगिता, तुम बताओ, क्या मेरी जान केवल 200 अरब डॉलर की है? ये मेरे अपमान की हद है। हाँ हाँ हाँ, इस समय होंगिता की सोच भी बिल्कुल वही थी जो सोरेंस की थी। ये अर्जुन पहले ऐसा नहीं था। उसी समय अर्जुन ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक मुड़ा तोड़ा 10 रुपये का भारतीय नोट निकाला। उन्होंने वो नोट सोरेंस के चेहरे पर फेंकते हुए कहा, इस बार तुम्हें नहीं मारता, ये लो 10 रुपये, जाओ और सुनील शर्मा को निपटाओ और कह देना कि उसकी जान सिर्फ 10 रुपये की है। हरामखोर, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। डॉट, तुम मुझे मारने नहीं वाले? सोरेंस ने अविश्वास से अर्जुन चौहान की ओर देखा। उसे पूरा यकीन था कि आज उसकी मौत निश्चित है, मगर हैरानी की बात यह थी कि अर्जुन ने सच में उसकी जान बख्श दी। भला कोई अपने हत्यारे को छोड़ देता है, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि सुनील शर्मा को नीचा दिखा सके। सोरेंस के मन में एक साथ कई सवाल उठ खड़े हुए, क्या सभी भारतीय इतने अजीब होते हैं? ये लो ये 10 रुपये, सुनील शर्मा को मारो और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अर्जुन ने फिर एक सवाल दागा, वैसे तुम लोग हत्याकांड के बाद रसीद भी देते हो क्या? ये सवाल सुनकर सोरेंस का दिमाग सुन्न हो गया। हत्या की रसीद? क्या अब टैक्स दफ्तर में जाकर टैक्स भी भरोगे? साथ में आदर्श करदाता का बैनर भी ले लोगे क्या? तुम्हारा दिमाग पानी से भरा है क्या? श्रीमान अर्जुन, आप उससे रसीद क्यों मांग रहे हैं? ताकि जब वह सुनील शर्मा को मारे तो अपराध स्थल पर रसीद छोड़ दे, अर्जुन ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, ताकि जब कोई उसकी लाश लेने आए तो उसे पता चले कि कोई उसे मारने के लिए सिर्फ 10 रुपये ही खर्च कर गया। किसी देश के वित्त मंत्री की हत्या अपने आप में बेहद अपमानजनक है। अगर ये खबर फैल गई कि उसे मारने के लिए सिर्फ 10 रुपये में सुपारी दी गई थी तो ये घटना इतिहास में अमर हो जाएगी। श्रीमान अर्जुन, आप जैसे की ही उम्मीद थी। होंगिता स्तब्ध थी। अर्जुन जैसे विचार कोई और कर भी नहीं सकता। क्या आप सच में मुझे जाने देंगे? सोरेंस को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। क्या आपको डर नहीं कि मैं अपना वादा नहीं निभाऊंगा? मैं एक बार यहाँ से निकल गया तो आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। अगर तुमने ये काम पूरा नहीं किया तो पूरा पवन भोंसला संगठन खत्म कर दिया जाएगा। अर्जुन के कुछ कहने से पहले ही यशपाल ने कह डाला, क्या तुम्हें लगता है कि हमें पवन भोंसले का मुख्यालय नहीं पता? अगर मुझे सही याद है तो नार्निया खाई के नीचे एक समुद्र गुफा है। सोरेंस की पुतलियां फटी की फटी रह गईं। तुम्हें ये कैसे पता चला? ये तो, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो श्रीमान अर्जुन को न पता हो, इसलिए चालाकी का सोचना भी मत। यशपाल ने कहा, वैसे मैं एक बात और बता दूं, दूसरी प्रयोगशाला के पहले पीढ़ी के म्यूटेंट्स को मेरे दादाजी ने मार गिराया था। पवन भोंसले के अड्डे का पता लगना सोरेंस के लिए हैरानी की बात थी, लेकिन जब उसने ये सुना तो उसके अंदर से डर की लहर दौड़ गई।
दूसरी प्रयोगशाला वही नरक था जहां उनकी पैदाइश हुई थी, एक ऐसा स्थान जिसकी यातना उन्हें जीवन भर नहीं भूल सकती। असल में केवल वो 7 लोग अकेले दूसरी प्रयोगशाला को नष्ट नहीं कर सकते थे। वो तो केवल दूसरी पीढ़ी के म्यूटेंट्स थे, उनसे पहले पहली पीढ़ी के म्यूटेंट्स थे, जिनके शरीर के भीतर नाभिकीय विखंडन की शक्ति उत्पन्न होती थी। कल्पना कीजिए, परमाणु बम की ऊर्जा एक इंसान के शरीर में बंद हो तो कितना भयानक दृश्य होगा। वे सचमुच इंसानी रूप में परमाणु हथियार थे, लेकिन इंसानी शरीर इस ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता था, जिससे उनके शरीरों में भयानक विकृति आ गई थी और वे पिशाचों जैसे बन गए थे, अक्सर उन्मादी अवस्था में चले जाते। इसी कारण से हमारे जैसे दूसरी पीढ़ी के म्यूटेंट्स बनाए गए। उनके और हमारे बीच शक्ति का फासला बहुत था। एक पहली पीढ़ी का म्यूटेंट 10 सोरेंस को चीर सकता था। वे संगठन के सबसे श्रेष्ठ योद्धाओं से बदलकर बनाए गए थे और अपने दैत्य रूप में भी अत्यंत निष्ठावान थे। मुख्यालय की रक्षा पूरी निष्ठा से करते थे। लेकिन फिर एक दिन खबर आई कि दूसरी प्रयोगशाला के 12 पहली पीढ़ी के म्यूटेंट्स मारे जा चुके हैं। आज सोरेंस को इस रहस्य का उत्तर मिल गया था। हे यशपाल पहली बार मुस्कराए। वे पहले के लोग काफी दमदार थे। मेरे दादाजी को उन्हें खत्म करने में लगभग 1 मिनट लगा। 1 मिनट? सोरेंस का भरोसा पूरी तरह टूट गया। रुको, एक सवाल है, अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारे दादाजी का उन पिशाचों से पंगा कैसे हो गया? हुआ यूं, यशपाल ने बताया, उस समय आपके दादाजी यूरोप से वापस आ रहे थे, जहां उन्होंने हमारे राष्ट्रीय खजाने चुराने वालों का सफाया किया था। मेरे दादाजी उस वक्त उनके निजी अंगरक्षक थे। वापस लौटते समय वे दूसरी प्रयोगशाला के ऊपर से गुजर रहे थे और वहां के म्यूटेंट पूरे पहाड़ में तबाही मचा रहे थे। क्या मेरे दादाजी पर्यावरण प्रेमी थे? अर्जुन ने अंदाजा लगाया। उन्होंने सोचा होगा कि पर्यावरण बर्बाद हो रहा है तो सबको मार डाला। नहीं, यशपाल ने सिर हिलाया। असल में आपके दादाजी उस समय सो रहे थे और विस्फोट की आवाज से उनकी नींद खुल गई। गुस्से में उठते ही उन्होंने मेरे दादाजी को कहा, सबको मार डालो। भक, ये वजह बिल्कुल मेरे दादाजी जैसी है। ये तो सही में बाप निकले। होंगिता ने खुद से बुदबुदाया। अर्जुन के दादाजी भी बिल्कुल अर्जुन जैसे ही अतरंगी थे। मैं समझ गया, मैं ये काम जरूर पूरा करूंगा। इस बार सोरेंस ने अपने सारे विचार त्याग दिए। अर्जुन के सामने उनका पवन घोंसला कुछ भी नहीं था। आज रात तक मुझे सुनील शर्मा की मौत की अंतर्राष्ट्रीय खबर चाहिए, अर्जुन ने आदेश दिया। ठीक है, सोरेंस ने सिर हिलाया। भले ही उसकी हालत गंभीर थी, मगर उसकी कोशिकाएं अब भी तेजी से ठीक हो रही थीं। आखिरकार यशपाल ने उसे जान से नहीं मारा था, इसलिए कुछ ही घंटों में वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। जहां तक सुनील शर्मा के अंगरक्षकों की बात है, सोरेंस जैसे के लिए तो वे हवा के बराबर भी नहीं। रुको, अर्जुन ने सोरेंस को पुकारा। क्या कोई और आदेश है? सोरेंस ने सतर्कता से पूछा। 10 रुपये अपने पास रखना, मैं उधार पर काम नहीं कराता। दांत पीसते हुए सोरेंस ने 10 रुपये का भारतीय नोट उठाया और फिर बिजली का गोला बनकर अदृश्य हो गया। जब सोरेंस को काबू किया गया था, तभी से विमान सामान्य हो चुका था, लेकिन जो कभी भव्य केबिन था, अब पूरी तरह अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा था। होंगिता, कप्तान से कहो विमान मोड़ दे, हम वापस किंक्यू देश जा रहे हैं, अर्जुन ने घोषणा की। श्रीमान अर्जुन, आप करने क्या वाले हैं? होंगिता ने पूछा। क्या करूं? अर्जुन ने दुख भरी आवाज में कहा। देखा है तुमने लॉरेंस ने क्या किया। पेंटिंग्स और वाइन की बोतलें तो छोड़ो, मेरा यूनिकॉर्न गंडाम डायमंड फिगर कहाँ है? मैंने 2 महीने इंतजार किया था इसके लिए और अब वो भी टूट गया। होंगिता ने फर्श पर बिखरी विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग्स पर नजर डाली। फिगर की कीमत भी ठीक ठाक थी, पर इन पेंटिंग्स के सामने कुछ नहीं। फिर भी अर्जुन सिर्फ फिगर की चिंता कर रहे थे। क्या आप किंक्यू देश के राष्ट्रपति को मारने जा रहे हैं? होंगिता ने पूछा। ये सब सुनील शर्मा का अकेले का काम नहीं हो सकता, क्वान चंद्रगुप्त जरूर पीछे है। लोगों को मारना बहुत उबाऊ होता है। अभी तो मैं उनसे पैसे ट्रांसफर करवाने की सोच रहा हूँ, अर्जुन ने कहा। पहले नुकसान का हिसाब कर लो मेरे लिए। एक पल रुकिए। होंगिता ने फर्श की गंदगी का जायजा लिया। लगभग 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो अब उनसे 1000 गुना मुआवजा मांगेंगे, अर्जुन बोले। अगर वो 800 बिलियन डॉलर नहीं दे सकते, तो उनका पानी, बिजली, गैस और तेल बंद कर दूंगा। पुफ! होंगिता अब अर्जुन की निर्लजता को देख हंस पड़ी, पर वह जानती थी कि यह केवल पैसे का मामला नहीं था। दूसरी ओर की नीयत जानलेवा थी। श्रीमान अर्जुन, अगर आप क्वान चंद्रगुप्त को बेच भी दें, तो भी वो इतना नहीं देगा। पैसे नहीं हैं तो क्षेत्र सौंप दो। ये पहली बार था जब अर्जुन चौहान इतना क्रोधित हुआ था। न केवल उस पर हत्या का प्रयास हुआ था, बल्कि उसके सिर पर लगाई गई कीमत भी अपमानजनक थी, महज 200 अरब अमेरिकी डॉलर, जो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति की कुल संपत्ति के करीब था। अगर यह रकम पोलादी जैसे किसी व्यक्ति को मारने के लिए दी जाती तो समझ आता, लेकिन उसे कम से कम इसमें कुछ शून्य और जोड़ने चाहिए थे। भले ही विमान पर बिजली का शक्तिशाली झटका पड़ा था,
मगर अर्जुन चौहान का विमान अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली से बना था, इसलिए उसमें गंभीर क्षति नहीं हुई थी। थोड़ी बहुत मरम्मत की ज़रूरत थी, मगर अभी भी वह आराम से उड़ान भरने की स्थिति में था। अर्जुन चौहान के विमान के कप्तान कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध कप्तान सलीम थे, जिन्होंने पहले समुद्र में आपातकालीन लैंडिंग कर सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। अब वे अर्जुन के निजी पायलट बन चुके थे। अचार की जानी पहचानी खुशबू के साथ अर्जुन एक बार फिर किंक्यू देश लौट आया और उस परिचित आवास में पहुंचा। श्रीमान अर्जुन, आप फिर से लौट आए? भवन के प्रबंधक ने पूछा। वह कमरे ठीक करवा रहा था। अर्जुन तो अब तक भारत लौट चुके होने चाहिए थे, फिर अचानक लौटने का कारण क्या था? कोई चिंता की बात नहीं, अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला। कुछ दोस्त हैं जिनकी याद आ गई, सो मिलने चला आया। श्रीमान अर्जुन के तो संबंध कितने अच्छे हैं, किंक्यू देश में भी इतने सारे मित्र हैं। तुम आराम करो, हो सकता है मुझे यहाँ एक दिन और रुकना पड़े, अर्जुन ने कहा। प्रबंधक ने सिर हिलाया और स्टाफ के साथ बाहर चला गया। होंगिता, क्या तुम्हें पता है कि सुनील शर्मा और उसके लोग अभी क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने पूछा। आज रात एक उच्च स्तरीय किंक्यू सभा है, होंगिता ने जवाब दिया। अगर सोरेंस की हत्या की कोशिश सफल हो जाती तो आज रात जश्न की पार्टी होती। उन्होंने सब तैयारी कर ली थी, नाच गाना मस्ती, इसलिए कि वे आपको एक खतरे के रूप में समाप्त कर चुके होंगे। हा, उन्हें निराश करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अर्जुन हंस पड़ा। ऐसे में तो मुझे मुख्य किरदार बनकर ज़रूर जाना चाहिए, वरना वे कितने निराश होंगे। श्रीमान अर्जुन, पार्टी शाम 6:30 बजे हॉक पैलेस होटल में होगी। किंक्यू देश के आधे से ज़्यादा बड़े अधिकारी वहाँ होंगे। आपके पास तैयारी के लिए आधा दिन है। ली जियून को बुलाओ, अर्जुन ने कहा। 2 सूट तैयार करो, डिनर पार्टी में एक अच्छी संगिनी तो ज़रूरी होती है। ली जियून को ये जानकर बहुत खुशी होगी। मैं अभी संपर्क करती हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ अजीब है, सुनील शर्मा अपनी ऑफिस में चक्कर काटते हुए बोला। अब तक अर्जुन चौहान की मौत की खबर आ जानी चाहिए थी, लेकिन वहां से कोई खबर क्यों नहीं आ रही? उसके अनुसार पवन भोंसला जैसा संगठन जब किसी को निशाना बनाता था तो वह किसी थैले से वस्तु निकालने जितना आसान होता था। अब तक उनकी बस एक ही असफलता रही थी और लोग उसे महज एक दुर्घटना मानते थे। एक बार दुर्घटना हो सकती है, मगर 2 बार? लेकिन तभी उसे अर्जुन द्वारा देश लौटते समय कही गई एक बात याद आई। उसके शब्दों में कोई छुपा हुआ संकेत था। वह बात उसे हमेशा बेचैन कर देती थी। सीस! अचानक एक तेज हवा उसके कार्यालय की खिड़की से टकराए और चमकता हुआ बिजली का गोला सीधा कांच तोड़ते हुए अंदर आ गया। बिजली और गर्जना के बीच एक आकृति उभरी। उस व्यक्ति के शरीर में उच्च वोल्टेज कट दौड़ रहा था। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी, मानो वह किसी पौराणिक कथा से बाहर निकला हो। अजीब बात यह थी कि वह खून से लथपथ था, जैसे वह अभी अभी किसी खूनी युद्ध से निकला हो। उसके कपड़े सूखे खून से सने थे और पूरा शरीर खून की दुर्गंध छोड़ रहा था। क्या तुम पवन भोंसले से हो? सुनील शर्मा ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। भले ही उसने ऐसे किसी को पहले न देखा हो, मगर उसके दिमाग में ऐसे लोगों का अस्तित्व था, इसलिए उसे ये दृश्य स्वीकार करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। क्या अर्जुन चौहान मर गया? सुनील ने उत्तेजना से पूछा। मुझे पता है कि पवन भोंसले के लोग कभी चूकते नहीं। अर्जुन चौहान मरा नहीं है, सोरेंस ने कठोर स्वर में उत्तर दिया। क्या वह नहीं मरा? तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हारे संगठन में इतनी ही ताकत है? सुनील शर्मा शायद भूल गया था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था जो सामान्य इंसान की समझ से परे शक्ति रखता था। वह खुद को एक मंत्री और मुख्य ग्राहक मानता था, इसलिए उसे अपने लहजे में कोई गलती नहीं लगी। हमारे संगठन की ताकत पर टिप्पणी करना तुम्हारा काम नहीं है, सोरेंस बोला। मगर इस बार मैं तुम्हें मारने आया हूँ। क्या कहा? सुनील को अचानक एहसास हुआ कि वह एक अत्यधिक शक्तिशाली और भयावह व्यक्ति के सामने खड़ा है, जो उसे मारना चाहता है, और अब कोई सेना भी उसकी रक्षा नहीं कर सकती। क्यों? मैं अर्जुन चौहान को नहीं मार सका। सोरेंस ने झूठ नहीं बोला। उसके पास जो शक्ति थी वह तुम्हारे द्वारा दी गई जानकारी से कहीं अधिक थी। मैं तो उसकी विमान में मरने ही वाला था। उसने अपने खून से सने कपड़े की ओर इशारा किया। देख रहे हो, ये मेरा खून है। अगर तुम उसे नहीं मार पाए तो चलो इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। हम कोई और तरीका सोच लेंगे। मैं यहाँ रिपोर्ट देने नहीं आया हूँ, सोरेंस ने कहा। अर्जुन चौहान ने तुम्हारी जान खरीदने के लिए 10 रुपये खर्च किए हैं। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? एक तीव्र विद्युत प्रवाह सुनील शर्मा के शरीर से गुजरा और उसके दिल को तुरंत रोक दिया। मरते समय उसका चेहरा उसी अंतिम भाव में जमी हुई अवस्था में रह गया। हालांकि यह मेरी पेशेवर नैतिकता के खिलाफ है, मगर यही एकमात्र शर्त है जिस पर मेरा संगठन और मैं बच सकते हैं, सोरेंस ने कड़वाहट से कहा। फिर अपनी जेब से एक पर्ची निकाली और सुनील के डेस्क पर रख दी। वह किंक्यू देश की एक रसीद थी, जिसमें लिखा था हत्या, और राशि थी 10 रुपये। भारतीय लोग सच में खेल के उस्ताद होते हैं,
सोरेंस ने सिर हिलाया और फिर बिजली बनकर गायब हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ओप्पा, ये ड्रेस कितनी सुंदर है। ली जियून अर्जुन की वापसी से रोमांचित थी, और जब उसने वह ड्रेस देखी जो अर्जुन ने उसके लिए तैयार की थी, तो उसकी आंखों में सितारे चमक उठे। वह एक बर्फ जैसी सफ़ेद शाम की पोशाक थी, परी कथा की राजकुमारी की शादी की ड्रेस से भी सुंदर। ली जियून इसकी कीमत की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से वो हीरे की ऊंची एड़ियों वाली सैंडल, और वह गुलाबी हीरे का लॉकेट जो बच्चे की हथेली जितना बड़ा था। ये सब किसी भी लड़की के सपने से भी अधिक भव्य थे। क्या ये चीज़ें बहुत महंगी हैं? ली जियून ने पूछा। सुश्री ली होंगिता ने बताया, ये ड्रेस श्रीमान अर्जुन के व्यक्तिगत डिज़ाइनर ने 2 वर्षों में बनाई है। सिर्फ कपड़े की लागत ही $3 मिलियन से अधिक है। जूते ज़्यादा महंगे नहीं हैं, मगर ये हीरे का हार वास्तव में अनमोल है। ये हीरा अर्जुन जी की खान से इस साल की शुरुआत में निकला था, और काटने के बाद इसका वजन 105 कैरेट था। इसकी कीमत $80 मिलियन से ऊपर है। आप इसे पहनने वाली पहली व्यक्ति हैं। ये बहुत ज़्यादा है। ली जियून के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि उसके शरीर पर लगभग $100 मिलियन टंगे थे, जैसे जीवन और मृत्यु का खेल हो। पहन लो, अर्जुन मुस्कुराया। आज हमें किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलना है, और वहाँ हमें शालीनता की कमी नहीं होनी चाहिए। क्या हम आपके किसी मित्र से मिलने जा रहे हैं? ली जियून ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, अर्जुन ने मुस्कराते हुए कहा, आज हम तुम्हारे देश के सबसे बड़े बॉस से मिलने जा रहे हैं। हॉक पैलेस होटल के लिए आज का दिन कुछ खास था। आज रात किनक्यू देश के कुछ बेहद महत्वपूर्ण व्यक्तियों का एक समूह यहाँ इकट्ठा होने वाला था। इन खास मेहमानों के स्वागत के लिए होटल की पूरी एक मंजिल खाली कर दी गई थी, और उसके प्रवेश द्वार पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात थी, क्योंकि आज यहाँ आने वाला हर व्यक्ति किनक्यू के लिए बहुत अहम हो सकता था। अध्यक्ष शौर्यवर्धन, आप इतनी जल्दी आ गए। हाँ, एक लंबित काम पूरा कर लिया है। अब मन शांत है तो आ ही गया। हाल ही में उस भारतीय युवक अर्जुन चौहान द्वारा दबाव में आने से दम घुटने लगा था। अब जब वह आखिरकार वापस चला गया है तो सही तरीके से जश्न मनाना तो बनता है। आपका बैंक कैसा चल रहा है? स्थिति अब लगभग स्थिर हो गई है। पैसे निकालने वालों की संख्या घट रही है, और 2 दिन में सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। मगर इस बार हमारे लिए सच में गहरी चोट थी। बिल्कुल सही कहा, हमारे जनकल्याण बैंक को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। उम्मीद है साल के अंत में हम कुछ राहत पा सकें। मैंने सुना है कि आज की सभा इतनी साधारण नहीं है, एक बैंक अध्यक्ष ने कहा, जो सुनील शर्मा के काफ़ी करीबी थे। आपको लगता है कि आज का आयोजन सिर्फ अर्जुन चौहान के देश लौटने की खुशी में है? तो और क्या मतलब हो सकता है? कई अन्य बैंक अध्यक्ष नज़दीक आ गए। समझिए, अर्जुन चौहान के कार्यों ने सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को नहीं झकझोरा, बल्कि उसकी उस रात की सीधी प्रसारण ने हमें पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया। यह एक बहुत बड़ा अपमान है। अगर हम उसे ऐसे ही जाने दें तो हमारे देश की गरिमा का क्या होगा? आपका मतलब है? कई अध्यक्षों के कान खड़े हो गए। एक ने तो गला काटने का इशारा तक कर दिया। शश, धीरे बोलिए, यह मामला बहुत गोपनीय है। प्रतिनिधि सुनील के अलावा 5 से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। कृपया किसी और को मत बताएं। अध्यक्ष बोले, हम तब ही कार्रवाई करेंगे जब अर्जुन चौहान का विमान दूसरे देशों की हवाई सीमा में होगा। हम उसकी मौत का कोई निशान अपने देश से नहीं जोड़ने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये देश के लिए वाकई अच्छा होगा। हाँ, वैसे प्रतिनिधि सुनील कहाँ हैं? आज तो उन्हें हमारा नायक बनना चाहिए था। समय हो चुका था, शाम के 6:20 बजे। यहाँ तक कि अध्यक्ष शौर्यवर्धन भी पहुँच चुके थे, मगर सुनील शर्मा अभी तक नहीं आए थे। सुनील शर्मा कहाँ हैं? क्या उन्होंने समय भूल गया? शौर्यवर्धन ने नाराज़गी से कहा। कोई जाकर पूछे ज़रा, उनके सचिव से संपर्क करो। मैं जाता हूँ। पीयूष गुप्ता, जो सुनील के सबसे करीबी थे, फ़ोन उठाकर चले गए। फ़ोन में व्यस्त संकेत सुनते ही उनका चेहरा उलझन से भर गया। धड़ाम, इसी पल दरवाज़ा एक झटके में खुला। सभी चौंक गए, मगर घबराए नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि आज रात किनक्यू में इससे सुरक्षित जगह कोई नहीं थी। सचिव जिन, हर कोई उस व्यक्ति को पहचान गया, जो डर से कांपते हुए हाथ में एक कागज़ लिए अंदर आया। कुछ बहुत बुरा हो गया। प्रतिनिधि सुनील के साथ कुछ हो गया। सचिव जिन चीख पड़े, शांत हो जाए, धीरे बोलिए। शौर्यवर्धन बोले, क्या हुआ प्रतिनिधि सुनील को? प्रतिनिधि सुनील की मृत्यु हो गई है। सचिव ने ऐसा समाचार दिया जिसने सभी को झकझोर दिया। उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। दिल का दौरा? क्या वे काम के बोझ से मर गए? सभी ने दुखी चेहरे बनाए। सुनील शर्मा के शासनकाल में किनक्यू की अर्थव्यवस्था आसमान छूने लगी थी, और यह उनके कठोर परिश्रम का ही फल था। सभी जानते थे कि वह देर रात तक काम करते थे, इसलिए काम के तनाव से मृत्यु संभव थी। मगर फिर भी उनके सहायक के चेहरे पर ऐसा डर क्यों? नहीं,
प्रतिनिधि सुनील अचानक नहीं मरे, उन्हें हत्या की गई है। सचिव ने वह पतला कागज सभी को थमा दिया। ये उनके पास मिला एक रसीद। हाँ, उस पर लिखा है हत्या, और कीमत है 10 भारतीय रुपये। लगभग सभी ने एक ही नाम सोचा, अर्जुन चौहान, क्योंकि वे सभी आज यहाँ उसी की वजह से तो जमा हुए थे। इसके अलावा जो लोग अंदर की बात जानते थे, उन्हें पता था कि सुनील शर्मा ने एक अंतर्राष्ट्रीय हत्यारों के गिरोह को बड़ी रकम देकर अर्जुन को मरवाने भेजा था। अगर वह असफल रहा और अर्जुन ने पलटवार किया, तो यह संभावना पूरी तरह से थी। तभी सभा कक्ष के द्वार फिर से खुले। इस बार एक पुरुष और एक स्त्री अंदर आए। वह स्त्री सुंदर थी, राजकुमारी जैसी पोशाक में परी कथा से निकली लग रही थी, और पुरुष हंसता हुआ मगर तंज भरी मुस्कान लिए। अर्जुन चौहान, हर किसी ने तुरंत पहचान लिया। माफ कीजिए, आज मैं खुद को आमंत्रित करके आया हूँ, अर्जुन बोला, मगर उसके चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। शौर्यवर्धन जी चौंक गए। क्या आप सोच भी सकते थे कि मैं अभी जिंदा हूँ? तुम अंदर कैसे आए? शौर्यवर्धन की आंखों में हैरानी थी। आज की सुरक्षा बहुत सख्त थी, बिना निमंत्रण के कोई अंदर आ ही नहीं सकता था। मैं बस चलकर अंदर आ गया, अर्जुन बोला। आपके लोग शायद अब तक सपनों में भगवान यम से मिल चुके होंगे। भाई, तुमने जिन लोगों को भेजा, वे तो बिल्कुल ही काबिल नहीं निकले। मुझे मारने के लिए भेजा और कीमत सिर्फ 200 रुपये। अपमानित महसूस हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो, शौर्यवर्धन ने कहा, क्योंकि वह कभी यह नहीं मान सकता कि किंक्यू ने अर्जुन की हत्या की कोशिश की थी। लगता है आप मानने वाले नहीं। अर्जुन हंसा। तो फिर ये सुनिए। उसने एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाली। क्या सुनील शर्मा ने तुम्हें मुझे मारने भेजा था? तुम्हें ये कैसे पता चला? ... रिकॉर्डिंग में अर्जुन और सोरेंस की आवाज़ थी। और हाँ, सुनील शर्मा द्वारा हत्या संगठन से बात करने की रिकॉर्डिंग भी है। सुनना चाहोगे? अर्जुन ने कहा। उसके पास इतना बड़ा खुफिया नेटवर्क था कि ऐसे सबूत लाना तो मामूली बात थी। सभी का चेहरा पीला पड़ गया। अगर यह सब सही था और ये सबूत उसके पास थे, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किंक्यू देश की भारी बदनामी हो सकती थी। सुनील शर्मा, क्या तुमने ही इसे भेजा था? शौर्यवर्धन ने पूछा। यहाँ कोई रिकॉर्डिंग या वीडियो डिवाइस है? अर्जुन ने यशोमती से मन में पूछा। मैं सब ब्लॉक कर सकती हूँ। उत्तर मिलते ही अर्जुन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैंने ही आदमी भेजा था, डिस्काउंट में, सिर्फ 10 रुपये में। काफ़ी सस्ता सौदा था, है ना? उसका पागलपन भरा स्वर सुनकर शौर्यवर्धन ने गुस्से में मुट्ठी कस ली। क्या देख रहे हो? सोचते हो अध्यक्ष बन गए तो कुछ भी कर सकते हो? यकीन नहीं आता तो 15 रुपये खर्च कर दूंगा। तुम्हें भी सुनील शर्मा जैसा बना दूंगा। अर्जुन ने बेहिचक तंज कसा। अर्जुन चौहान, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? तुम्हें डर नहीं कि इससे विवाद हो सकता है? हाँ, मैं धमका रहा हूँ। हिम्मत है तो आजमा लो, अर्जुन ने डंके की चोट पर कहा। हा, क्या तुम मेरी गलती को सार्वजनिक करना चाहते हो? मगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम लोग भी कमाल करते हो। अभी भी मुझे मारने के लिए किसी को भेजने की हिम्मत रखते हो। अगर मैं इतना भाग्यशाली और धनवान न होता तो इस बार सच में बुरा हो जाता। इन्होंने तुम्हें मारने के लिए किसी को भेजा। ली ज्योति को अब जाकर स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हुआ। उन्हें अब समझ आया कि अर्जुन चौहान क्यों वापस आया था। उनके बीच ये गहराई थी। ली ज्योति पूरे रास्ते अर्जुन के साथ साथ आई थीं। अर्जुन से एक ठंडक की तीव्रता निकल रही थी, जो आत्मा तक को जकड़ ले। हालांकि उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, पर ली ज्योति साफ महसूस कर पा रही थी कि वह अपने क्रोध को दबाए हुए है। और आज पहली बार ली ज्योति ने ऐसा कुछ देखा जिसे उनकी सोच और समझ नहीं समझा सकी। आज किंक्यू देश में एक बहुत ही खास सभा थी, और होटल को बेहद सख्त सुरक्षा घेरे में रखा गया था। जो भी अंदर जा रहा था, उसकी कड़ी जांच हो रही थी। इस मंजिल की सीढ़ियों पर तो हथियारबंद सैनिक तैनात थे, एक मच्छर तक नहीं घुस सकता था। जब अर्जुन पहुंचा तो उसे वास्तव में प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन लोगों के मुंह खोलने या अर्जुन को छूने से पहले ही वे ऐसे गिर पड़े जैसे नींद में हों। इसी तरह वह इतने कड़े पहरे के बावजूद अंदर पहुंच सका। ओप्पा, तुम घायल तो नहीं हुए? ली ज्योति ने चिंता से पूछा। क्या मैं घायल दिखता हूँ? अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। अगर मुझे सिर्फ एक बाल भी चोट लगती तो इस दुनिया के नक्शे पर किंक्यू देश नाम का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ये बात अर्जुन ने इतनी सहजता से कही जैसे वह कोई सामान्य तथ्य बता रहा हो। चौहान परिवार के लोग सभी निषेधों से ऊपर। अच्छा है तुम ठीक हो। ली ज्योति को राहत मिली। उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा था कि अर्जुन बदला लेने आया है। वैसे तुम्हारे द्वारा भेजा गया हत्यारा तो काफी मजेदार था, अर्जुन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उसने मुंह खोलते ही मेरे फोन को लगभग पूरा चार्ज कर दिया, मानो कोई एशियाई पावर स्टेशन हो। मानव पिकाचू। मगर फिर मेरे अंगरक्षक ने उसे ऐसा पीटा कि वो वही भगवान के दर्शन करने चला गया। शौर्यवर्धन के होंठ थोड़ा फड़क उठे।
उन्हें सुनील शर्मा से पता चला था कि वायु भोंसला संगठन द्वारा भेजा गया व्यक्ति बहुत रहस्यमयी था, मगर वे भी अर्जुन को मारने में असफल रहे और अब अर्जुन सामने जिंदा खड़ा था। उसके दावे का सबसे बड़ा प्रमाण, हम भारतीयों की एक कहावत है, जैसे को तैसा। तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की तो स्वाभाविक है कि मैं भी एक भेंट लाया हूं। हालांकि सुनील शर्मा की जान बस $10 की भी नहीं है, ये तो मेरे लिए घाटे का सौदा है। धड़ाम, अचानक एक सरकारी अधिकारी जैसे दिखने वाले व्यक्ति के हाथ में एक रिकॉर्डिंग पेन बम फट पड़ा और उसका हाथ लहूलुहान हो गया। कोई सबूत छोड़ने का सपना मत देखना, अर्जुन मुस्कराते हुए बोला, वरना मैं गारंटी नहीं लेता कि अगला धमाका तुम्हारी पतलून के अंदर न हो। इसके पास ऐसे लोग भी हैं। शौर्यवर्धन के मन में यह बात कौन थी और फिर उसे एक गहरी दहशत ने घेर लिया। ऐसे लोग जो किसी नियम के अधीन नहीं और अर्जुन के लिए अंगरक्षक बनकर खड़े हैं। आखिर अर्जुन ने इन्हें कितना पैसा दिया होगा? मगर एक बात तय थी, आज की ये दावत अब एक खूनी तूफान बन सकती थी। अर्जुन चौहान, तुम चाहते क्या हो? क्या तुम हम सबको मारने का इरादा रखते हो? शौर्यवर्धन ने कहा, और अगर मैं मार दूं तो? अर्जुन हंसा, मेरे पास 100 तरीके हैं जिससे कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि ये सब मैंने किया। अगर विश्वास नहीं हो तो आजमा कर देख लो। ये सुनते ही सभी की रूह कांप उठी। मैं स्वयं शांति प्रेमी हूँ, अर्जुन बोला, मगर मेरा भी एक गुस्सा होता है और जब मैं गुस्से में आता हूँ तो पैसे से वार करता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ तुम सबका पैसा पहले ले लूँ, फिर तुम्हारे पानी, बिजली और गैस की सप्लाई बंद कर दूँ और फिर तुम्हारा तेल बंद कर दूँ। अर्जुन चौहान, मैं मानता हूँ कि तुम हमारे बैंक से पैसे ले सकते हो और कुछ हद तक पानी, बिजली, गैस बंद कर सकते हो, मगर तेल की सप्लाई काटना, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या तुम्हारी तेल कंपनियां मध्य पूर्व से तेल आयात नहीं करती? करती हैं तो माफ कीजिए, मगर पूरे मध्य पूर्व की 80% तेल की खदानें मेरी हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो कोशिश करके देख लो, ये असंभव है। शौर्यवर्धन ने सिर हिलाया, वे तेल क्षेत्र तो उन देशों की राष्ट्रीय संपत्ति हैं। विश्वास नहीं हुआ, अर्जुन ने होंगी को फोन लगाया। होंगी, हमारे महान शौर्यवर्धन जी को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं उनकी तेल सप्लाई बंद कर सकता हूं। तुम समझते हो न? समझ गया श्रीमान अर्जुन, बस 5 मिनट दीजिए। ... अर्जुन और ली ज्योति आराम से एक कोना पकड़कर बैठ गए और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने लगे, जैसे कोई और वहां है ही नहीं। श्री शौर्यवर्धन, आप खा क्यों नहीं रहे? इतना अच्छा खाना बर्बाद मत करिए। अगर आप नहीं खाओगे तो मैं सब पैक करके ले जाऊंगा। मैं तेरी माँ को खाऊं। शौर्यवर्धन गुस्से में बड़बड़ा उठे, इस हालत में भला कौन खा सकता है? तभी ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री का फोन बजा। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। नमस्ते, मैं चंद्रपाल वर्मा, ऊर्जा मंत्री धीरे से बोले। गब्बर गब्बर गब्बर, दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी जिसमें मसालों की महक थी, जैसे ये फोन भारत के पड़ोसी से आया हो। ये अरबी भाषा है, एक अधिकारी बोल पड़ा। मैं समझता हूँ, मैं बात करता हूँ। दोनों के बीच संवाद शुरू हुआ। उस अधिकारी का चेहरा गंभीर होता गया, आवाज तीखी होती गई, मगर अंत में वो थक हार कर बोला, मंत्री जी, हमारा देश लगभग 60% तेल अरब देशों से आयात करता है। तो वह कह रहे हैं कि कल से वे हमें अनिश्चित काल तक तेल बेचना बंद कर रहे हैं। क्या? शौर्यवर्धन उछल पड़े। क्यों? क्या कारण बताया? वो कह रहे हैं उनका मूड खराब है। ये क्या मजाक है? शौर्यवर्धन ने गुस्से में कुछ फेंकने की कगार पर पहुंच गए, मगर वह जानते थे कि ये सिर्फ बहाना है। असल वजह तो अर्जुन द्वारा किया गया फोन कॉल था। वह सचमुच मध्य पूर्व के तेल निर्यात को नियंत्रित कर सकता था। हम हार मानते हैं। शौर्यवर्धन ने लंबी सांस ली। अगर मुकाबला सीधा होता तो अर्जुन उन्हें पैसों से कुचल सकता था, और अगर चालाकी से हो तो आज वो पहले ही हार चुके थे। अपनी शर्तें बताओ। अरे, मैं तो चुपचाप वापस अपने देश जा रहा था, तुमने ही खुद को इस हालत में डाला। अर्जुन ने सिर हिलाया। वो आदमी जो थॉर्प बनकर मेरे विमान पर आया था, उसने वहां $800 मिलियन की चीजें तोड़ दी। उसका मुआवजा तो देना ही होगा। मुआवजा देंगे? शौर्यवर्धन ने दांत पीसे। $800 मिलियन कुछ भी नहीं था उनके विशाल भंडारों के सामने। और मानसिक पीड़ा का मुआवजा वो भी देंगे। तो फिर चलो, कुल मिलाकर $800 अरब दे दो और हिसाब बराबर। क्यों न तुम बस किसी को लूट ही लो? शौर्यवर्धन लगभग चिल्ला ही पड़ा। क्या बस $800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था? अब अचानक ये राशि 1000 गुना कैसे हो गई? अगर ये लूट नहीं है तो फिर क्या है? उनका किंतु देश वर्षों की मेहनत के बाद महज $400 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार ही इकट्ठा कर पाया था। अगर वे सब कुछ बेच भी दें तो भी सिर्फ आधी रकम ही जमा हो पाएगी। श्रीमान अर्जुन, हमारे पास इतनी बड़ी राशि देने का कोई उपाय नहीं है। शौर्यवर्धन ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, 800 अरब अमेरिकी डॉलर नहीं जुटा सकते
कंगाल कहीं के, अर्जुन चौहान ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। कंगाल, जरा किसी से पूछ लो, कौन सा देश इतनी बड़ी राशि यूं ही निकाल सकता है। किंक्यू देश का 400 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार उसे दुनिया में 9वें स्थान पर रखता था। अर्जुन तो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं था। या फिर तुम समझते हो कि मैं अर्जुन चौहान 800 अरब डॉलर के नुकसान के लायक नहीं। अर्जुन का स्वर और भी खतरनाक हो गया। ये राशि अमेरिकी डॉलर में ही क्यों हो, किंक्यू मुद्रा, भारतीय रुपया, मुझे सब चल जाएगा। पैसे के मामले में मैं चयनशील नहीं हूँ। अब जाकर शौर्यवर्धन को पुरानी कहावत याद आए, हम तो काटने की पट्टी पर पड़े मछली हैं। छोड़िए कि गलती उनकी ही थी। अगर वे सही भी होते तो भी अर्जुन जैसे शख्स के सामने वे क्या कर सकते थे। हाँ, वे अंत तक लड़ सकते थे, मगर अर्जुन के एक आदेश पर देश की 40% बिजली और ऊर्जा बंद हो सकती थी, जो कि पूरे देश के लिए महाविनाशकारी होता। कुछ ही दिनों में पूरा किंक्यू देश अराजकता में घिर जाता। सिर्फ दंगे ही काफ़ी होते। अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए तो कोई सीमा नहीं थी, और संभव है कि कुल आर्थिक नुकसान 800 अरब डॉलर से कम न होता। ऐसे हताश क्यों हो, अर्जुन ने कहा। मैं जानता हूं कि इतनी राशि एकदम में देना कठिन है। तुम कार या मकान लेते हो तो डाउन पेमेंट देते हो, तो यही तरीका अपनाओ। मुझे पता है कि तुम्हारे पास 400 अरब डॉलर हैं, उसे डाउन पेमेंट मान लो। जरा सोचने दो, ब्याज दर सालाना 30% मान लो। हरामखोर, किंक्यू देश के प्रतिनिधियों ने बड़बड़ाते हुए कहा। सालाना 30% ब्याज दर, ये तो किसी साहूकार से भी बुरा था। पहले ही साल में उन्हें 120 अरब डॉलर ब्याज में देना पड़ता, जबकि देश की जीडीपी ही लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर थी। क्या देश की जनता खाना पीना छोड़ दे, या फिर एक और विकल्प है? अर्जुन कुछ सोचते हुए बोला। पैसा नहीं है तो कुछ और दे दो। मुझे तुम्हारा च्युवन शहर पसंद है, वहाँ मेरी पहले से ही 1/10 ज़मीन है। अब मैं उसका 3 गुना लेना चाहता हूँ। हमें फर्क पड़ता है। शौर्यवर्धन को ऐसा लगा जैसे वह किसी राक्षस से सौदेबाजी कर रहा हो। च्युवन उनका राजधानी शहर था। 1/10 ज़मीन तो पहले ही मजबूरी में बेची थी, अब 30% ज़मीन जाने का मतलब था उनकी गरिमा का अंत। हर साल उन्हें कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अर्जुन को देना पड़ता था। निर्माण करने के लिए भी उन्हें ज़मीन किराया देना पड़ता था, और अब 800 अरब डॉलर की मांग का मतलब था 2 और ऐसे ज़मीन के टुकड़े बेचने पड़ते। अगर उन्होंने 30% ज़मीन और दे दी तो क्या कभी फिर से च्युवन को राजधानी कहा जा सकेगा? हमें कुछ समय दीजिए चर्चा करने के लिए, शौर्यवर्धन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अर्जुन की मांग स्पष्ट थी, इतना पीड़ा पहुंचना कि जिंदगी भर न भूले, मगर इतनी नहीं कि वे पूरी तरह टूट जाएं। ठीक है, बात करो, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। जब निर्णय ले लो बता देना। अर्जुन ने ली ज्योति के साथ आराम से एक कोना पकड़ लिया। ज्योति, तुम्हें अब मनोरंजन की दुनिया छोड़ देनी चाहिए, मेरे लिए काम करो। ठीक है, ली ज्योति मुस्कराए। ओप्पा, क्या तुम किंक्यू में कंपनी खोल रहे हो? उसकी ज़रूरत नहीं, अर्जुन ने तिरस्कार से कहा। तुम्हारे किंक्यू देश में पहले से ही मेरी हिस्सेदारी वाली सैकड़ों विदेशी कंपनियां हैं। मेरी कंपनियां यहाँ फल फूल रही हैं, तो फिर मुझे किस लिए चाहिए? अरे, अर्जुन ने शौर्यवर्धन की ओर देख मुस्कराते हुए कहा, मैं यहाँ एक बड़ी ज़मीन लेना चाहता हूँ। उस पर मकान बनवाऊंगा और फिर उन्हें किराए पर दूंगा। तुम रोज़ाना किराया वसूलना, चाबी लेकर घूमना। फू, ली ज्योति हंसते हुए बोली। अर्जुन साफ अंडरवर्ल्ड भाषा बोल रहा था, ताकि शौर्यवर्धन और उसकी टीम को और शर्मिंदा करे। अर्जुन ने ये ज़मीन लगभग मुफ्त में पाई थी, सिर्फ निर्माण लागत भर दी थी, और वह भी कुछ सालों में वसूल हो जाती। अगर अर्जुन को वहाँ 20% ज़मीन मिल जाए तो ये 100 से अधिक वर्ग किलोमीटर होती। उस पर गगनचुंबी इमारतें बनाना किसी सपने से कम नहीं। ओप्पा, शायद मैं अकेले किराया न वसूल सकूं। कोई बात नहीं, लोग रख लेंगे। इससे किंक्यू देश में नौकरियां भी बढ़ेंगी। शौर्यवर्धन ने ये सब सुनते हुए मानो दिल थाम लिया। उनकी ज़मीन से रोजगार बढ़ेगा, मगर पैसा जाएगा अर्जुन की जेब में। क्या यही जीडीपी है? काफ़ी देर की चर्चा के बाद शौर्यवर्धन और उसकी टीम लौटे। उसका चेहरा 10 साल बूढ़ा लग रहा था। बात हो गई, अर्जुन ने पूछा। हमने ये तय किया है कि 200 अरब डॉलर नकद देंगे और 120 वर्ग किलोमीटर ज़मीन सुवर्णगिरी नगर में देंगे। क्या मैं मूर्ख हूँ? अर्जुन भड़क गया। ये पहाड़ी और वीरान ज़मीन क्या 600 अरब डॉलर की है? श्रीमान अर्जुन, हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। शौर्यवर्धन लगभग गिर ही पड़ा। शहरी ज़मीन तो पहले ही नियोजित थी, यह ज़मीन तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा की थी। क्या मैं तुम्हारे इस कचरे की ज़मीन पर खुश हो जाऊं? ऐसी जगह जहां शौच करने जाऊं तो ठंड से मर जाऊं। ज्योति, क्या कोई सुंदर जगह है किंक्यू में? हाँ, हमारे पास जिलिंग द्वीप है, बहुत सुंदर जगह है, मैं गई हूँ, ये तो हवाई जैसा है। ठीक है, अर्जुन ने कहा।
मुझे जिलिंग द्वीप से 150 वर्ग किलोमीटर जमीन चाहिए, वो भी समुद्र किनारे वाली। शौर्यवर्धन और बाकी सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दांत भींचते हुए सहमति में सिर हिलाया। 200 अरब डॉलर 3 दिनों में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और द्वीप की ज़मीन 1 महीने में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं अपनी टीम भेज दूंगा। अर्जुन उठते हुए बोला। ज्योति, चलो। श्रीमान अर्जुन, वो अरब तेल होंगी, उन्हें कहो तेल आपूर्ति फिर से शुरू करें, मगर दाम अगले 3 साल में 30% बढ़ा देना। क्या दाम बढ़ेंगे? शौर्यवर्धन चौंक गया। इसे चेतावनी समझो। अर्जुन मुस्कुराया। अगली बार इतनी आसान नहीं होगी, और अगर अगली बार फिर मुझे मारने भेजना चाहो तो स्वागत है। हाय राम, आखिरकार देश लौट आया। ये पिछले कुछ दिन तो जैसे जान ही निकाल रहे थे। अर्जुन चौहान एयरपोर्ट से घर लौटते वक्त आराम से लेटे हुए बोला। इस बार की वापसी यात्रा में अर्जुन को कोई अचानक की घटना नहीं झेलनी पड़ी थी। लगता था कि उसने वाकई इस बार किन्क्यू देश को पूरी तरह निचोड़ डाला था। 200 अरब अमेरिकी डॉलर की क्षतिपूर्ति और जिलिंग द्वीप की 1/10वीं जमीन। शायद शौर्यवर्धन और उसके साथी अब कुछ दिन सिरदर्द से जूझेंगे। अगर वे पागल नहीं हो गए तो शायद दोबारा अर्जुन से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। श्रीमान अर्जुन, ये पिछले कुछ दिन तो आपको नहीं बल्कि औरों को हिला देने वाले रहे होंगी, बगल से हंसते हुए बोली। उन्हीं का हक बनता था, अर्जुन ने लापरवाही से कहा। अभी भी क्या लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरी बुराई कर रहे हैं? कौन करेगा ऐसी गुस्ताखी? होंगी बोली। आपके आदेश पर पिछले कुछ दिनों में 12 छोटे देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह गई है। उनकी विकास दर अगले 10-20 वर्षों तक पिछड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री मूर्ख नहीं होते, वो तुरंत समझ जाते हैं कि यह मानव जनित आर्थिक बुलबुला था। थोड़ी सी जांच पड़ताल से सब पता चल जाता है। और ऊपर से आपने जो विजय गांठ दुनिया भर में गवाया है, अब कोई मूर्ख भी जान जाएगा कि ये सब आपका ही किया धरा है। अगर अब भी कोई आपको गाली देने की सोचता है तो पहले उसे अपनी आर्थिक ताकत किन्क्यू देश से तुलना करनी होगी। मैं तो सोच रहा था कि कुछ जिद्दी लोग मिलेंगे, पर ये तो मज़ा किरकिरा हो गया। अर्जुन ने खिन्न भाव से कहा। ओह हाँ श्रीमान अर्जुन, आप प्लेन में सो गए थे, इसलिए विक्रम लांबा नामक व्यक्ति का फ़ोन मिस हो गया। मैंने कॉल ले लिया था। ओह क्या बात है, कहीं टीम में कुछ गड़बड़ तो नहीं? मुझे तो जल्दी से वो फिल्म देखनी है। अर्जुन चौंका। सच में थोड़ी परेशानी हुई है, होंगी ने जवाब दिया। कुछ अभिनेता अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे हैं। अरे मैं तो सोच रहा था कोई बड़ी मुसीबत है। अर्जुन ने हंसते हुए फ़ोन निकाला और सीधे विक्रम लांबा को कॉल किया। आखिर लौट ही आए। तुम इतने दिन किन्क्यू देश में ऐश कर रहे थे और ये सारा झंझट मेरे सिर पर छोड़ गए। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि ये फिल्म कितनी मुश्किल से बन रही है। तुम्हारी जिद थी लोकेशन शूटिंग की, और मैं यहाँ दक्षिण अरुणाचल पर्वतमाला में ठंड से जम रहा हूँ। अर्जुन कुछ कह पाता, इससे पहले ही विक्रम ने मशीनगन की तरह बोलना शुरू कर दिया। ये सब शूटिंग क्वालिटी के लिए है। अर्जुन हंसा। कहानी में ऐतिहासिक तत्व हैं और लाल तट बेस इसी जगह आधारित है, तो वहाँ शूटिंग करना ज़्यादा वास्तविक लगता है। पर यह देखकर अच्छा लगा कि निर्देशक स्वयं शूटिंग देखने पहुँचे हैं। बकवास, मैं कोई बिगड़ा हुआ रईस से ज़्यादा नहीं हूँ जो बस बातों और लड़कियों के पीछे भागता रहे। मेरे भी कुछ सपने हैं। बताओ असल परेशानी क्या है? होंगी से सुना कि कुछ कलाकार ज़्यादा नखरे दिखा रहे हैं। ये जगह महानगरों की तुलना में तो वीरान ही कही जाएगी। प्राकृतिक परिस्थितियां भी बेहद कठिन हैं। हमारा शूटिंग शेड्यूल 1 महीने का है और कुछ नाजुक कलाकारों का सब्र सिर्फ 1 हफ्ते में जवाब दे गया। खासतौर पर दीपाली राठी नाम की एक अभिनेत्री जो यज्ञवेनी का किरदार निभा रही है, सबसे ज़्यादा मुसीबत कर रही है। अभी से अपनी गैंग बना ली है और टीम पर हावी होने की कोशिश कर रही है। दीपाली राठी, अर्जुन को उसका नाम याद था। उसका अभिनय तो बुरा नहीं था, कई पुरस्कार भी जीते हैं। उसे फिल्म में ठीक ठाक रकम दी गई थी, है ना? ठीक ठाक। उसे 80 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, जो विवेक मित्तल के बाद सबसे ज़्यादा है। अब वह कहती है कि 100 करोड़ चाहिए क्योंकि शूटिंग की स्थिति खराब है, विक्रम ने व्यंग्य में कहा। बाकी कलाकार, यहाँ तक कि जूनियर भी एक शब्द नहीं बोल रहे, पर वह रानी बनी बैठी है। हर दिन गर्म पानी से नहाने की जिद, वो भी टब में, और खाना भी रोज़ फरमाइश वाला चाहिए। समझ नहीं आता, शूट करने आई है या रानी बनने? तो क्या तुम उससे नहीं निपट पा रहे? अर्जुन ने हंसते हुए पूछा। अगर काम नहीं करना चाहती तो निकाल दो, सीधा सपाट समाधान है। वो तो ठीक है, मगर समस्या है उसके समर्थन में खड़े लोग। दाहे एंटरटेनमेंट के मालिक से मेरे पिताजी के रिश्ते हैं। सुना है दीपाली की उससे कुछ खास रिश्तेदारी है। अगर ज़्यादा सख्ती की तो हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। समझ गया, मतलब मुझे ही विलेन बनना पड़ेगा। अर्जुन तुरंत समझ गया कि विक्रम उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
हा, अब आपकी बारी है चमकने की, बॉस अर्जुन। ठीक है, बात समझ गया। मैं खुद इस मुद्दे को निपटाऊंगा। कल सुबह आ रहा हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उफ, ये ठंड तो जान निकाल दे। अर्जुन चौहान मोटे ऊनी जैकेट में लिपटा हेलीकॉप्टर से दक्षिण अरुणाचल शूटिंग बेस पर उतरा। सिर्फ 1 महीने में अर्जुन के भारी निवेश से लाल तट बेस का एक 1:1 मॉडल जमीन पर खड़ा कर दिया गया था। वाह, सही में निर्माण का राक्षस है। अर्जुन ने तारीफ की। निर्माण कंपनी वही थी जिसने महामारी के समय अग्निदेव अस्पताल बनाया था। उनकी क्षमता ने अर्जुन को निराश नहीं किया। अर्जुन, इधर आओ। थोड़ी दूर पर विक्रम लांबा ने अपने आप को पूरी तरह लपेटे हुए इशारा किया। इतना लपेट क्यों रखा है खुद को मम्मी की तरह? अरे तुमने भी तो वही किया है, विक्रम ने पलट कर कहा। चलो पहले शूटिंग सेट देखते हैं, अभी शूटिंग चल रही है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उत्तर न दें, उत्तर न दें, उत्तर न दें। यज्ञवेनी स्तब्ध खड़ी थी। ये पहली बार था जब इंसानों को ब्रह्मांडीय सभ्यता से प्रतिध्वनि मिली थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कट, निर्देशक ने कहा। बहुत बढ़िया, एक टेक में परफेक्ट। अगले सीन की तैयारी करो। दीपाली राठी, जो अभी कुछ क्षण पहले पूरा अभिनय कर रही थी, तुरंत चुपचाप मोटा कोट पहन हीटेड रेस्ट एरिया में चली गई। क्या ये चेहरे बदलना सीख गई है? अर्जुन को हैरानी हुई। आज के बाकी सीन निर्देशक और पटकथाकार कलाकारों से आगे की शूटिंग पर बात कर रहे थे। डायरेक्टर दीपाली ने बीच में टोकते हुए कहा, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कल शूट कर लेते हैं। दीपाली, ये ठीक नहीं है, तुम कल भी छुट्टी पर थीं। तुम्हारे कहने पर डॉक्टर भी बुलाया गया था और उन्होंने कहा कि तुम पूरी तरह ठीक हो। हमें शूटिंग शेड्यूल नहीं बिगाड़ना चाहिए। मैं अपने शरीर को सबसे बेहतर जानती हूँ। दीपाली पूरी ऊर्जा में लग रही थी। और फिर 3 ग्रहों की पहली कड़ी में यज्ञवेनी असली नायिका है, तो मुझे विवेक मित्तल से कम पैसे क्यों मिल रहे हैं? मैंने वेतन बढ़ाने की बात की थी। क्या आपने निवेशकों से बात की? ये सब तो पहले से तय था। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय कोई आपत्ति नहीं की थी, अब अचानक क्यों? दीपाली ने पास खड़े कुछ अभिनेताओं की ओर देखा तो 2 पुरुष अभिनेता तुरंत हाँ में हाँ मिलाने लगे। डायरेक्टर, दीपाली तो आखिर एक महिला हैं। यहाँ की ठंड बहुत सख्त है, थोड़ी राहत की मांग जायज़ है। हमें लगता है कि उनकी मांगें अनुचित नहीं हैं। डायरेक्टर, कृपया ध्यान से सोचिए, मैं अब आराम करने जा रही हूँ। दीपाली ने ये कह जाने की तैयारी कर ली। उसे पूरा विश्वास था कि अब शूटिंग यहाँ तक पहुँच चुकी है, उसे बदला नहीं जा सकता। अगर शूटिंग नहीं करनी तो दफा हो जाओ, इतना नाटक क्यों? तभी रेस्ट एरिया के बाहर से एक युवक की आवाज़ गूंजी।